एवरीवन वेलकम बैक टू माय क्लासेस किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारा अध्याय है कितना 2, जो पॉलिटी चल रही है। पॉलिटी का अध्याय हमारा 2 है आज का। तो आप सभी डेली ज्वाइन कीजिए क्लासेस, क्योंकि संपूर्ण एनसीईआरटी होने ही वाली है। 7 की पॉलिटी चल रही बस, और 8 की पॉलिटी रहेगी बस, और संपूर्ण हो चुका है। तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2। तो हमने जैसा कि सभी में पॉलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी पॉलिटी मत मिस कीजिए अगर, क्योंकि इससे आधी तो आपकी पेडागोजी बन जाएगी। इससे आपकी आधी पेडागोजी बन जाएगी। तो आपका पूरा सोशल साइंस का 60 नंबर का जो आता है ना क्वेश्चन, वो सभी क्लियर हो जाएगा। और 2024 के एनसीईआरटी के अनुसार ही आपको पढ़ाया जा रहा है, और प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं इसी चैनल पर 2011 से 2024 तक के सारे। तो आप सभी प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो अध्याय 2 है हमारा एनसीईआरटी का, जिसमें आप सभी देख सकते हो इस प्रकार से। यहाँ पर पानी भरने में लाइन लगी है, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या होगी, इस प्रकार से आज हम पढ़ेंगे। आज के चैप्टर में देख सकते हो यहाँ पर भीड़ लगी है पानी के लिए, पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर खाने के पदार्थ पकाए जा रहे हैं। इस प्रकार खाने के पदार्थ में क्या भूमिका रहेगी सरकार की, क्या वो अपना काम करेगी। ठीक है, तो देखते हैं उसके आगे। यहाँ पर स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस प्रकार से, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट है हमारी एनसीईआरटी के, उन्हीं सभी में से पूछा जाता है। तो चलो स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। मतलब हमारा स्वास्थ्य का अर्थ है ये कि हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा, पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। हमारी जो भी स्थिति है सबका संबंध स्वास्थ्य है। अगर हम स्वस्थ हैं तो कुछ कर पाएंगे। तो बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए क्या, जैसे कि यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। अगर उन्हें ये सब उपलब्ध कराया जाए तो वो स्वस्थ रहेंगे। फिर है दूसरी ओर है, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। हो ही जाएगी। अगर उनको भरपेट भोजन नहीं मिल रहा, घुटन भरी अवस्था हो रही, बीमार पड़ रहे, टेंशन ले रहे, तो ज़रूर उनकी स्वास्थ्य को हानि होगी, है ना। फिर हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और कर्मंड रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। ये लक्षण नहीं है स्वस्थ जीवन के। और हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से होते हैं, है ना। फिर भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। तो भारत में स्वास्थ्य सेवा कौन कौन सी दी जाती हैं और कैसी दी जाती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, थोड़ा गौर करते हैं कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, सरकार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है, और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यताएं प्राप्त करते हैं। और भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में ही बसते हैं, और ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम भी होती है। और पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। और सन 1950 में केवल 2,717 अस्पताल थे। ये पूछा जा सकता है कि सन 1950 में भारत में पहले केवल कितने अस्पताल थे, तो 2,717 थे। और सन 1991 में 11,174 अस्पताल हो गए। और फिर सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई थी अस्पतालों की संख्या। फिर है भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है, और यह संख्या कम ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये
स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है हमारा। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, समझो। हम कुछ भी कर लेंगे, अगर स्वास्थ्य खराब है तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं और वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं और इन बीमारियों में से 21% जलजनित होती हैं, यानी जलजनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, इस प्रकार से। फिर है भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला कौन सा देश है, तो कौन सा बड़ा देश है, तो तीसरे नंबर का देश है। यह यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है और भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं और उनको दिक्कतें आ जाती हैं। फिर बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है और जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके, इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती ही है। कुछ भी कर लो, पड़ेगी ही इन सभी की तो ज़रूरत, अगर हम जब बीमार हुए तो। फिर है भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। सार्वजनिक यानी सरकार द्वारा, जो सरकारी द्वारा सरकार की तरफ से हॉस्पिटल खोले जाते हैं उनके लिए ये यानी अस्पताल खोले जाते हैं। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, वो ऐसे केंद्र कहलाती है जिसे सरकार चलाती है और सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँव में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। फिर भी ये दिखता है कि हमारे देश में कितनी स्थिति खराब है स्वास्थ्य को लेकर, और इतनी विधियां हैं, उपलब्ध हैं, तकनीकें हैं, फिर भी दिखती है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं और यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। और हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभव व्यक्ति भी है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। हम इस अध्याय में और आगे जानेंगे कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में हमारी कमी रह रही है। तो सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। चित्र के द्वारा आप देख सक रहे होंगे कि पहले सरकारी अस्पतालें होती हैं, उनमें लंबी लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ता है, तब जाके हमारा इलाज की सुविधा होती है। फिर आगे देखते हैं कि सार्वजनिक, यहाँ पर है ये कहानी है, तो कहानी पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक वो सेवाएं होती हैं जो सहकारी अस्पतालें होती हैं ना, सरकारी अस्पतालों में जो सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, और निजी स्वास्थ्य सेवाएं वो होती हैं जो प्राइवेट अस्पताल होती है, उसको निजी स्वास्थ्य सेवा कहा जाता है, जो उसमें प्रोवाइड होता है। फिर है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं।
और ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के लिए इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरत को पूरा करता है। और जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। जैसे कि बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। इस प्रकार से ये कहानी का सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा किस प्रकार से होती हैं और कहाँ कहाँ तक ये कार्य करती हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स था जो कि आप अच्छे से पढ़ना है इसको और अच्छे से समझना है ना। फिर हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, तो सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है और जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। फिर वित्तीय रक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है और अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते हैं। फिर करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि। इनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। और करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। फिर अंतरिक्ष, परमाणु एवं पात्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा राजस्व से ही चलाया जाता है। कोई भी ऐसी जो मुफ्त चीज़ हो रही है वो किससे चलाई जा रही है, वो कर लेते हैं, पहले वो कर इकट्ठा कर लेते हैं, उससे चलाई जा रही, हमारे ही कर से। फिर सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। इसका एक मुख्य उदाहरण है स्वास्थ्य संबंधी सेवा, जो कि गरीब उपलब्ध नहीं करा पाता तो सरकार उपलब्ध कराती है। फिर है हमारा इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जा सकता है। कैसे कि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं और इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है कि बीमारियों जैसी टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी कहानी थी कि सभी सरकार जो सबको उपलब्ध करा रही है, तो इस वजह से सबको सब मिल रहा है। आगे देखते हैं, जैसे कि गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती है एक डॉक्टर गांव के स्वास्थ्य केंद्र में। इस सार्वजनिक के तरीके से, क्योंकि सरकार चला रही है और वो गांव तक मुहैया कराती है सब। तो मच्छरों को पैदा होने से रोकने या अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित न होने दें, तो सही है। फिर मलेरिया ये सब कम होंगे। और फिर है हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है और सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। और अदालत ने कहा है कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, एक हकीम शेख की कहानी है ये, उससे उनकी जान भी जा सकती थी यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता। तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। फिर अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे और जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो और अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम शेख का इलाज करने से मना कर दिया और इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि सभी का इलाज और खर्च भुगतान सरकार के द्वारा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये सरकारी अस्पताल है, इसमें सही से देख रेख नहीं हो रही है, तो ये बच्चा कहाँ डला हो, क्या होगा इसका, आप यहाँ की हालत देख सकते हो। ये सरकारी अस्पताल की
हालत है, जो कि एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत यूनिसेफ के अनुसार हर 10 साल में कितने हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं। सोचो, ऐसे संक्रमण फैलेगा ही जब इस प्रकार से बच्चे यहाँ वहाँ डले रहेंगे, तो अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं होगी। तो फिर निजी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होती हैं? तो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाखाने चलाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं, और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं और निजी रूप से चलाए जा रहे हैं। अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं और वह विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। इस प्रकार से ये सब प्रोवाइड कराती हैं कोई निजी दुकानें। जैसा कि यहाँ देख सकते हो, दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल किस प्रकार से करी जा रही है। ये मरीजों की देखभाल का कमरा है। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, अगर निजी स्वास्थ्य सेवा पाना चाहेगा तो। आज निजी स्वास्थ्य सेवा चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयां को बनाने और बेचने भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं, है ना। फिर स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ एक जो पढ़ लेते हैं कि भारतीय आयु विज्ञान परिषद का आयु विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सा को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। तो ये सरकार ने उपदेश दिए हैं। फिर है यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर है, हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं यानी प्राइवेट तो हो रहे हैं इलाज, और जहाँ सरकारी कम हो रही हैं, सरकारी नहीं बढ़ रही हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं और ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है और दवाइयाँ महंगी होती हैं। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं और इसलिए सब परिवार बीमारी में होता है। इसलिए जब परिवार बीमारी होती है परिवार को, तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। और कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जा सकता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, और जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। कुछ ऐसे अस्पताल और ऐसे डॉक्टर होते हैं कि जो ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ और हर चीज़ बता देते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है, कम में भी कम हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ देख रहे होंगे आप जो कि ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए रहती है, जो कि कार्य करती है आने जाने का, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये गर्भवती महिला है जो गांव से बहुत दूर उसको पैदल चलना पड़ता है और फिर जाकर वहाँ उसका अच्छे इलाज के लिए दूर चलकर ही वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है सारा कि इस सब के लिए उन्हें चल कर जाना पड़ता है। कई ऐसी स्थिति आ जाती कि वो नहीं पहुंच पाते हो, अच्छा पोषण आहार नहीं मिल पाता है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, यानी निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। कहाँ? गांव में। तो इस प्रकार से आप यहाँ चित्र के द्वारा समझ रहे होंगे कि कैसी स्थिति होती है गांव में अगर नहीं हो कोई निजी स्वास्थ्य सेवा और सहकारी अच्छे से चलाई नहीं जा रही हैं, जिसके कारण बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे कि
इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे। और फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। जैसे कि ऐसा करना संभव है, सब मानते हैं, पर केरल का अनुभव, जैसे केरल का इधर अनुभव बताया जा रहा है, तो देखते हैं कितना है, बस होने ही वाली क्लास। तो पहले हम देखते हैं केरल का अनुभव क्या होता है, फिर कोस्टा रिका का तरीका। पहले केरल का अनुभव देख लेते हैं। तो केरल का अनुभव 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया और इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्था यानी सुनिश्चित करना संभव हो सका। और इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया और इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी ही रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं से दूर इतनी समस्याएं बनी ही रही, सोचो इतना करने के बाद भी। फिर कोस्टा रिका का तरीका क्या है, कोस्टा रिका का तरीका के बारे में पढ़ते हैं हम अब। तो कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। जो हमारा कोस्टा रिका है उसको मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। और कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो इस प्रकार से कोस्टा रिका इतना स्वच्छ देश बनाता है अपना। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य कर्तव्य है, यानी राज्य का कर्तव्य है ये सब करने का। अपने राज्य को स्वस्थ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर सार्वजनिक, जैसे कि समझाया, सार्वजनिक वो होता है जो सरकारी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, यानी सरकारी अस्पताल है। जैसे कि निजी वह जो निजी यानी प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो अस्पतालों में सेवाएं उपलब्ध कराती हैं वो। फिर चिकित्सक पर्यटक ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्वास स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ये है क्या, चिकित्सक पर्यटक। फिर संचारणीय बीमारियाँ, तो ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। फिर ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का एक संक्षिप्त रूप है। ओपीडी क्या है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है, जो अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। फिर नैतिक आचार, तो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांत नैतिक सिद्धांत यानी है किसी व्यक्ति को व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत, नैतिक आचार होते हैं। फिर जेनेरिक नाम यानी जो अभी पढ़ा ना हमने ऊपर कि जेनेरिक नाम ही बताना चाहिए किसी को दवाई बताना है। तो दवाइयों के रासायनिक नाम वे दवाइयों में प्रयुक्त
सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एम्पिरिन का जेनेरिक नाम है। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। तीसरा चैप्टर अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा करोगे। तो इस प्रकार से हमारी 7 और 8 की रह गई और बस सारी हो गई है कंप्लीट। तो आप सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है और बहुत ज़रूरी है। अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट रखिएगा, छोड़िएगा मत बीच में, पूरी कंटिन्यू करिए। सारी थ्योरी पढ़िए और सारे 2011 से 2024 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर कराए जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।